हेलो गाइस, यहाँ अपन सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन का ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन को पूरा कवर करेंगे एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे बेसिकली अपना जो उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि अपन को एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन आना चाहिए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एज वेल एज अपन को ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए, मतलब जो कॉन्सेप्ट वाइज है वो अपन इस तरीके से इसमें चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है इंटीग्रल। और इस तरीके से एनसीईआरटी में एक मैथमेटिशियन की फ़ोटो भी दे रखी है। इस तरीके से कुछ इंट्रोडक्शन है इंटीग्रल का। तो द फर्स्ट थिंग इज, जो इंटीग्रेशन होता है, जो भी इंटीग्रेशन है ना अपना, इंटीग्रेशन जो होता है वो ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का जो उल्टा होता है वो अपना इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन का ऑपोजिट डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट इंटीग्रेशन है ना। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट है, ये अपन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन दे रखे हैं अपने एनसीईआरटी में। जैसे साइन एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन दे रखा है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो कॉस एक्स है। इसी तरीके से एक्स क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर। ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई रेस टू एक्स होता है। तो मैं थोड़ा अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। बाकी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता ही है। जस्ट लाइक एक्स रेस टू एन का अपन को अगर डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे? एन जो आ जाएगा वो इधर आ जाएगा, एक्स एन माइनस वन। ये अपना एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। तो इस तरीके से तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। ये ई रेस टू एक्स का भी ई रेस टू एक्स होता है, ये अपन ने देख लिया है। तो बेसिकली जो भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो ज़ीरो होता है, ये अपन को पता होना चाहिए, है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो है। तो जस्ट लाइक मेरे पास कुछ मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ। जस्ट लाइक साइन एक्स प्लस C1 प्लस C2, इतना मुझे इन सब चीज़ों का डिफरेंशिएशन करना है। मैं कैसे करूँगी? पहले मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देती हूँ। मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, ये साइन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ C1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ C2, है ना। और इससे मुझे क्या मिलेगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ज़ीरो, नो मैटर वो क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से कांस्टेंट, अगेन एक और दूसरा कांस्टेंट है, उसका भी डिफरेंशिएशन ज़ीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। तो मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, है ना। तो ये तो मैंने बस थोड़ा बेसिकली बता दिया ऐसे ही। तो इसी तरीके से डिफरेंशिएशन, इस तरीके से मुझे टर्म दे रखी है एफ एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी दे रखा है मुझे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी ये दे रखा है। तो मैं क्या करूँगी? पहले डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स करूँगी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सी करूँगी, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ सी होता है ज़ीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, है ना। ये इसको लेट से मैं मान लेती हूँ एक छोटा एफ एक्स, जो ये पूरा टर्म है, ये जो होगा वो ये होगा। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन, और ये तो ज़ीरो है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी हो गया दिस एफ एक्स, है ना। तो मैं ऐसा लिख दूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी इज एफ एक्स। ये चीज़ मेरे को दी हुई है ना। ये तो यही चीज़ बस मुझे बताई गई थी, डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, और इस चीज़ को मैंने छोटा एफ एक्स लिख दिया। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है ना, अपन किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, और इंटीग्रेशन होता है जब अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, अपन जोड़ रहे हैं, है ना। तो तोड़ना और जोड़ना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो यहाँ जो मैंने बोला इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? जोड़ना, कुछ ऐड कर रहे हैं अपन, है ना, जोड़ रहे हैं। और डिफरेंशिएशन कुछ घटा रहे हैं, है ना, कुछ घटा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर थोड़ा और।
इसी तरीके से आगे भी अपन को डिफरेंशिएशन दे रखा है, जस्ट लाइक मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है मेरे पास, जस्ट लाइक एफ कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू है g माइनस एच। अब मुझे डी एफ बाय डी एक्स, एक्स के लेट से ये सारे एक्स के टर्म में कोई फंक्शंस हैं, जस्ट लाइक एक्स के टर्म में ये एक्स क्यूब हो सकता है, कुछ भी होगा, है ना। इसी तरीके से ये भी एक्स के टर्म में होंगे, तो मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एच, है ना। तो इसको मैं जी डैश कह देती हूँ, मान लीजिए ये जो टर्म आएगी वो जी डैश है, और मान लीजिए ये जो इसका डिफ्रेंशिएशन जो आएगा वो एच डैश है ना। और इसको मैं मान लेती हूँ ये जो डिफ्रेंशिएशन किया है इसको एफ डैश है, तो बस वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए क्या हुआ ना, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, ये डिफ्रेंशिएशन किया था, है ना। मैं इस चीज़ को वापस एक बार लिखती हूँ। अपन ने अभी क्या लास्ट में लाए थे कि जस्ट लाइक ऐसे मान लीजिए x प्लस सी है जिसका डिफ्रेंशिएशन मुझे ये मिला, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन मुझे ये मिला। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब इसका इंटीग्रेशन करूँगी ना एफ एक्स का, तो भी मुझे यही मिलेगा। अब इस चीज़ को थोड़ा कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए। जब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो मुझे ये मिला, अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो भी मुझे यही मिलेगा। तो डिफ्रेंशिएशन इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। जब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो मुझे ये मिला, अगर मैं अब इसको इंटीग्रेट कर दूँ ना ये एफ एक्स को, तो मुझे ये मिलेगा। तो ये कुछ नहीं है, बस जस्ट ऑपोजिट है। यही थोड़ा सा कि एक टर्म का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ और उससे मुझे कुछ मिल रहा है, तो अगर मैं उसी टर्म को इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे वही टर्म मिल जाएगी जिसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया था। तो ये बस यही चीज़ है। ये थोड़ा सा मतलब ये बेसिकली ये जस्टिफाई कर रहा है ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑपोजिट है, ये बेसिकली यही बता रहा है ना, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो बस यही चीज़ है, बाकी अपन और आगे करेंगे और कंज्यूम होगा, थोड़ा और समझ आएगा चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखी है अपन को, है ना। जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसको कहा गया है इंटीग्रल ऑफ एफ। मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, जो यहाँ पे डी एक्स लिखा होता है ना उसके रेस्पेक्ट में हमें हमेशा अपन इंटीग्रेशन करते हैं। तो किसके टर्म में है, एक्स, एक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ कोई एक्स की टर्म होगी, तो एक्स के टर्म में मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ एफ को, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बाकी ये टर्मिनोलॉजी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार यहाँ पे जो एफ एक्स है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, जो एफ एक्स है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, है ना। इसी तरीके से एक्स जो यहाँ पे है, एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ही अपन को इंटीग्रेशन मिल रहा है, कुछ वैल्यू मिल रही है ना। एन इंटीग्रल ऑफ एफ ए फंक्शन एफ सच दैट एफ एक्स इज दिस, मतलब बेसिकली यहाँ पे ना डिफ्रेंशिएशन है, मतलब जब आप बड़े एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो कुछ छोटा टर्म मिल रहा होगा, डिफ्रेंशिएशन से टूट रहा होगा कुछ चीज़, है ना। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये मान लीजिए ये बड़ा टर्म था, है ना। तो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, मतलब बेसिकली तोड़ रही हूँ, है ना। डिफ्रेंशिएशन का मतलब घटाना, तो मैं घटा रही हूँ तो कुछ छोटा मिलेगा, है ना। ये एक बड़ा टर्म था एफ एक्स प्लस सी, ये बड़ी चीज़ थी। अब मैं इसमें से कुछ घटा रही हूँ तो मुझे कोई छोटी चीज़ मिलेगी, कोई छोटा एफ एक्स मिलेगा, है ना। बस वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। द फंक्शन मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स है, छोटा एफ एक्स है, ये बड़े वाले एफ का डिफ्रेंशिएशन छोटा वाला एक्स है। बस कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, बाकी आगे अपन करेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन इंटीग्रेशन। इंटीग्रल, इंटीग्रेशन क्या होता है, जो अपन इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो जो भी प्रोसेस है उसको बोल रहे हैं ये। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, एनी नंबर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली ये बोल रहा है जो सी, कोई भी रियल नंबर, कुछ भी अपन जैसे ना लास्ट में ये सी लगाते हैं ना, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इसकी बात हो रही है,
तो मतलब जब भी अपन इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये तो वेरिएबल टर्म आ ही रहा है, तो ऐसे अपन एक छोटा सी और लगा देते हैं, जो कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, नो मैटर व्हाट, रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है ना, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज है वो थोड़ा देख लेते हैं। ओके, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो एक्स रेज टू एन होता है। इसी तरीके से एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो ये वाला टर्म है ना, प्लस सी कांस्टेंट, कुछ रियल नंबर कुछ और, प्लस सी हमेशा लगाना होता है कांस्टेंट, क्योंकि बेसिकली इंटीग्रेशन में अपन कुछ ऐड कर रहे होते हैं ना, इंटीग्रेशन में अपन ऐड कर रहे होते हैं। तो जो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो अगर आप उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो अगेन मुझे साइन एक्स मिल जाएगा। जब मैं ये इसका जो डिफ्रेंशिएशन था, अब जो एक्स रेज टू एन जो मिलेगा वो अगेन मुझे यही मिल जाएगा, प्लस सी कुछ कांस्टेंट। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं, माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स दे रखा है, इस तरीके से काफ़ी फॉर्मूलेज दे रखे हैं। तो अपन ये सब क्वेश्चंस करते जाएंगे तो अपन को ये लर्न होते जाएंगे। हमेशा ऐसा होता है कि फॉर्मूलेज बाय क्वेश्चंस ही लर्न होते हैं, तो बाकी थोड़ा बहुत करना भी पड़ता है, तो एक दो बार अपन रिवाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी से। तो इस तरीके से कुछ जस्ट लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी अपन को डिफरेंशिएशन दे रखा है, उसका इंटीग्रेशन दे रखा है, तो इस तरीके से चीज़ें अपन को दी हुई है। ई रेस टू एक्स का तो हमेशा डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही होता है, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स होता है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ ग्राफ दे रखा है एक्स स्क्वायर का। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर का कुछ इस तरीके से ग्राफ दे रखा है। तो जब भी एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब ये ज़ीरो से टच कर रहा है, सॉरी आई एम सॉरी, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करती जाऊँगी, है ना, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने कुछ ऐड कर दिया, जैसे मान लीजिए ये वन है, तो ये किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ है। इसी तरीके से मैं जब इसमें डाउन जाती जाऊँगी, जब मैं इसमें नीचे जाती जाऊँगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ, है ना। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का, एक्स स्क्वायर माइनस वन का, इस तरीके से ये ग्राफ्स बनते जाएंगे। ठीक है, और तो इसमें कुछ भी नहीं है, और तो बेसिकली चीज़ें हो चुकी हैं जो मैं ये बता चुकी हैं, जस्ट लाइक ये वाला जो फंक्शन था। बाकी मैं ये थोड़ा और बताने की कोशिश करती हूँ, है ना। देखिए, मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना, मैं उसको इंटीग्रेट कर रही हूँ और उसको डिफरेंशिएट भी कर रही हूँ। क्या किया, मान लीजिए कोई एक्स है, कोई चीज़ है, अभी छोड़िए, एक्स है कुछ, है ना, उसमें मैंने कुछ जोड़ा, सी कुछ सेम नंबर की कुछ चीज़ जोड़ी, और फिर मैंने उसको कुछ घटा भी दिया। एक मिनट, कुछ चीज़ मैंने जोड़ी और कुछ चीज़ मैंने घटा भी दी, सेम नंबर मैंने जोड़ा और सेम नंबर घटा दिया, मुझे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, है ना। इसी तरीके से क्या हुआ ना, कोई फंक्शन था मेरे पास एफ एक्स, मैंने उसको पहले कुछ घटाया, डिफ्रेंशिएशन मतलब एक तरीके से चलो कि घटा रहे हैं कुछ, है ना, कुछ माइनस कर रहे हैं, तो मैंने उसको में से कुछ घटाया, और अब मैं कह रही हूँ कि मैं उसको इंटीग्रेट भी करना चाहती हूँ, मुझे क्या मिलेगा, वही एफ एक्स। इसी तरीके से मैं क्या कह रही हूँ कि एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसको मैं जोड़ रही हूँ, उसमें मैंने कुछ जोड़ा और उसी में मैंने कुछ घटा दिया, मैंने एफ एक्स फंक्शन में कुछ जोड़ा और फिर कुछ घटा भी दिया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स। बस यही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, यही बात हो रही है यहाँ पे। तो आगे चले, तो बस इन्होंने कुछ नहीं किया, ये जो एफ एक्स का ये जो डिफ्रेंशिएशन था ना, ये चीज़, ये इसको इस तरीके से लिख दिया एफ डैश एक्स, है ना, और ये इंटीग्रल, है ना, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये मुझे क्या मिलना चाहिए, मैंने एक चीज़ को घटाया और फिर जोड़ भी दिया, तो क्या मिलना चाहिए मुझे, वही चीज़ मिलनी चाहिए ना। अरे मैंने एक, ये एफ एक्स है, इसमें कुछ घटाया और इसमें कुछ जोड़ भी दिया, और ये जो अंदर वाली टर्म है इसको मैंने ये लिख दिया, है ना,
और इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही, तो मेरे को वही चीज़ मिलनी चाहिए ना, कुछ घटाया और कुछ जोड़ भी थे, तो एफ एक्स ही मिलना चाहिए ना मुझे, बस वही चीज़ है एफ एक्स। और ये जब भी अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ छूट जाता है, कुछ कांस्टेंट है ना, जब भी अपन इंटीग्रेट करते हैं क्या होता है ना, जब भी अपन डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट का तो वैसे ही ज़ीरो हो जाता है ना। मान लीजिए यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लिखा होता तो वो तो वैसे ही ज़ीरो हो जाता, तो आप इंटीग्रेट करते हैं ना तो सिर्फ वेरिएबल टर्म मिलती। मैं एक चीज़ ये बता भी देती हूँ, जस्ट लाइक मान लीजिए एफ एक्स है ना, एफ एक्स प्लस सी था मान लीजिए, है ना। अब मैंने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। इसका मैंने अगर डिफरेंशिएशन किया तो एक एफ एक्स मिल रहा है प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सी मिल रहा है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है ज़ीरो, मैंने ये कहा है ना। और यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन है ना, यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है एफ ऑफ डी एक्स एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ये एफ एक्स प्लस सी। इसको मैं छोटा एफ एक्स भी लिख सकती हूँ, है ना, ऐसा लिख सकती हूँ ना, एफ डैश एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि मैं इसको इंटीग्रेट भी कर रही हूँ। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट भी कर दूँ, पहले मैंने डिफरेंशिएट किया और अब मैं इसको इंटीग्रेट भी कर दूँ, तो मुझे सेम वही टर्म मिलना चाहिए ना, एफ एक्स प्लस सी। अरे मैंने एफ एक्स प्लस सी को घटाया, फिर मैंने उसमें कुछ जोड़ भी दिया, वही चीज़ जोड़ भी दी, तो मुझे एफ एक्स प्लस सी मिलनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे अब जैसे इसको इंटीग्रेट करूँगी ना, तो इंटीग्रेट करूँगी तो बेसिकली ये भी इंटीग्रेट होगा, है ना। तो इंटीग्रेट करूँगी ना तो सिर्फ मुझे एक्स की टर्म का तो वो मिल रहा है, लेकिन कांस्टेंट की मेरे को कोई जानकारी नहीं है, कांस्टेंट के बारे में मुझे पता नहीं है। जस्ट लाइक यहाँ पे कांस्टेंट को अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, तो इस कांस्टेंट को यहाँ पे ऐड किया जाता है बाद में। तो बेसिकली आप ये देख लीजिए, जब भी अपन डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो कुछ छूट जाता है, तो इंटीग्रेशन में वो जो कांस्टेंट वाला छूटा हुआ जो टर्म होता है वो ऐड नहीं हो पाता है, इसलिए अपन एक सी ऐड कर देते हैं जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, ताकि वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कांस्टेंट छूटे नहीं, बस इतनी सी बात है, कोई भी कांस्टेंट छूटे नहीं, इसलिए अपन जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक सी ऐड कर देते हैं, एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ थी इसमें, बाकी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो और भी अच्छे से होता जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये सेम चीज़ है, माइनस प्लस ये सब कर सकते हैं अपन इसमें, है ना। तो मान लीजिए दो टर्म्स एक जैसे हैं, अगर मतलब एफ एक्स को भी आपने डिफरेंशिएट किया और जी एक्स को भी डिफरेंशिएट किया और दोनों इक्वल चीज़ आ रही है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। बेसिकली इसका मीनिंग क्या समझेंगे आप किसी चीज़ को इंटीग्रेट, आप किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स, है ना, प्लस कांस्टेंट भी समझ लो एफ एक्स ही मिलना चाहिए, है ना। इसी तरीके से आप किसी चीज़ में ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो जी एक्स ही मिलना चाहिए। अब दोनों को अगर माइनस कर दोगे, मैं इधर अगर इसको ले जाऊँ, दोनों सेम सेम टर्म हो जाएगी, माइनस होगा ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो जब अपन ये डिफरेंशिएशन को वहाँ लेके जाएंगे, मतलब ज़ीरो का डिफरेंशिएशन, मतलब बेसिकली जब भी अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड होता है, बस वही चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। इसका इलस्ट्रेशन मैं आपको करके बता देती हूँ। मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है ना, और मेरे पास क्या है, एक मिनट, मेरे पास एक मिनट जी एक्स का इंटीग्रेशन कर रही हूँ और उसी का ही डिफरेंशिएशन भी कर रही हूँ, ये दो चीज़ें हैं मेरे पास। मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रही हूँ और उसका डिफरेंशिएशन भी कर रही हूँ, है ना। इसी तरीके से मैं जी एक्स का इंटीग्रेशन कर रही हूँ, उसमें कुछ ऐड कर रही हूँ और उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना, मैं इस टर्म को यहाँ ले आई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस डी ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मैं मतलब इस टर्म को यहाँ ले आई तो मेरे को ये मिला, है ना। अब मुझे अगर ये मिला, अब मैं क्या कह रही हूँ ना, मैंने कुछ डिफरेंशिएट किया था, है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ इंटीग्रेट कर देती हूँ, है ना। मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ पे एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रही हूँ, है ना,
ये बड़ा एफ एक्स ले लेते हैं क्योंकि एफ एक्स को बड़ा और ये छोटा एफ एक्स। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे एफ एक्स ही मिलना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। अगर मैं किसी चीज़ को किसी चीज़ में से घटा रही हूँ तो जब मैं उसको इंटीग्रेट कर रही हूँ, मतलब बेसिकली मैंने ये बोला था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ऑपोजिट होता है, तो ऐसा होता है, आप ये मेरी बात मान लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैं किसी चीज़ को डिफरेंशिएट कर रही हूँ, है ना, तो मुझे 0 मिल रहा है। अब मैं इस चीज़ को, अब मेरे को सेम चीज़ चाहिए, ये और ये वाली। तो वहीं रखा है मैंने, वहीं रखी आई रसोई में, इसको बंद कर जाओ। हाँ, हम कहाँ थे कि इस चीज़ को मैंने माइनस कर दिया। अब मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रही थी, तो मैं क्या कर दूँ, अगर मैं इस डिफरेंशिएट को वहाँ ले जाऊँ, अगर मैं डिफरेंशिएट को यहाँ ले जाऊँ, तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन में हो जाएगा, 0 इंटीग्रेशन, यहाँ तो ये हो जाएगा और यहाँ मुझे मिलेगा एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन तो अभी भी रहेगा, मैंने तो सिर्फ डिफरेंशिएशन को लेके गई हूँ, मैं तो डिफरेंशिएशन को 0 वाली टर्म में ले गई हूँ कॉमन करके, यूँ समझ लो आप। तो ये मेरे ये चीज़ मिलेगी मुझे। और मैंने क्या कहा, जब भी कुछ इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ कांस्टेंट ऐड हो जाता है, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही होता है। तो फिर अगर मैंने यहाँ कुछ ऐड किया तो मेरे को ये सी मिलना चाहिए यहाँ, है ना। ये मैंने अगर इंटीग्रेट किया है तो मुझे इसका इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, प्लस सी। मैंने क्या कहा, जब भी अपन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 मिलता है, तो जब अपन उसका इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है अपन को, तो इसलिए हमेशा जब भी अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ कांस्टेंट ऐड करते हैं तो करते हैं, बस बात ये है। तो एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, तो इन्होंने बस यही कहा हुआ है कि जो एफ एक्स डी एक्स है, इसको मैं इस टर्म को ना यहाँ लेके जा रही हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस सी, ये चीज़ मुझे मिल रही है। दैट्स इट, बस ये बताया जा रहा है, बाकी इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं आएगी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बाकी ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड मैंने थोड़ा इसको आज ले लिया है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको अपन ऐसे खोल भी सकते हैं, ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको फॉलो करता है। तो मतलब मैं पहले मैं जी एक्स का इंटीग्रेशन कर दूँ, फिर मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दूँ, ऐसे अलग लिख सकती हूँ मैं। क्या लिखा हुआ है, आई थिंक ये साफ नहीं दिख रहा होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, एक एफ एक्स फंक्शन है मेरे पास, है ना, और एक जी एक्स फंक्शन है मेरे पास, और इन दोनों का मैं क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन कर रही हूँ, है ना। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि पहले एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दूँ प्लस का साइन, फिर जी एक्स का इंटीग्रेशन कर दूँ, इस तरीके से मैं चीज़ों को कर सकती हूँ। कांस्टेंट को मैं बाहर लेके आ सकती हूँ, डिफरेंशिएशन में भी ऐसा होता है, कांस्टेंट को अपन बाहर ला सकते हैं, है ना। तो बेसिकली ये जो के है यहाँ पे, आई होप ये दिख रहा हो, के जो है इसको बाहर लिया है, ये कांस्टेंट को बाहर ला के, और फिर जो भी वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो कांस्टेंट को, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में था वेरिएबल के, जो भी मतलब जो भी फंक्शन था उसके मल्टीप्लाइड में था कांस्टेंट। ये रहा, देखिए ये रहा, ये फंक्शन है, इसके मल्टीप्लाइड में कुछ कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को मैं बाहर ला सकती हूँ और मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मैं इसी में लिख देती हूँ, काफ़ी ऐसा है, जस्ट लाइक एफ डी एक्स है इंटीग्रेशन। तो मैं ये जो कांस्टेंट है इसका मतलब ये इंटीग्रेशन कर रही हूँ एफ एक्स का, तो मैं ये कांस्टेंट बाहर ला सकती हूँ और एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, बढ़िया आराम से कांस्टेंट ऐड कर देना, दैट्स इट। तो ये चीज़ें हैं, इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट हो, मान लीजिए ऐसा कुछ फंक्शन हो मेरे पास, k1 एफ एक्स प्लस k2 एफ एक्स, ऐसा ही लिखा हुआ है ना, मैं देख भी लेती हूँ है ना। अच्छा, फंक्शन 1 है, यहाँ पे फंक्शन 2 है, यहाँ पे k3 फंक्शन 3 कुछ ऐसा है, इस तरीके से न जाने kn
फंक्शंस हैं कांस्टेंट में, है ना, और इन सब का अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये सब मल्टीप्लाइड में dx है ना, ऐसा इन सब का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या मिलना चाहिए, कौन, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ k1 f1 x dx, ऐसे ही लिख दूँ k2 f2, बेसिकली कुछ नहीं कर रही हूँ, सबको अलग अलग खोल के dx सब में अलग अलग मल्टीप्लाइड हो ही जाएगा, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर रही हूँ, ऐसा मैं कर सकती हूँ। ये चीज़ अपन ने कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है ना, उससे अपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अलग अलग लिख सकती हूँ इनको। बाकी ये सब चीज़ें ना क्वेश्चन में अच्छे से समझ आएंगी, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। तो कांस्टेंट को मैं बाहर ले आई k1, फिर यहाँ पे कर दूंगी fx1 का इंटीग्रेशन, इसी तरीके से k2 ले आऊँगी, f2x dx का इंटीग्रेशन, इस तरीके से kn और fnx का इंटीग्रेशन, इस तरीके से मैं कर दूंगी है ना, ऐसा मैं कर सकती हूँ। तो बस ये खोलने की बात हो रही थी कि यहाँ पे कांस्टेंट को मैं बाहर ला सकती हूँ, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकती हूँ सबके, जब फंक्शंस कुछ इस तरीके से एडिशन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो, तो मैं सबके अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकती हूँ और कांस्टेंट को बाहर ला सकती हूँ, दैट्स इट। तो यही प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, ये देखिए ये कांस्टेंट्स को बाहर ले आए हैं और सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बस ये था। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो अल्टीमेट पर्पस है वो यही है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बेटर रहेगा। यहाँ पे अपन को एंटी डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए क्या वर्ड है, एंटी डेरिवेटिव, वर्ड है अपने पास एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, एंटी, किसी शब्द में एंटी लगा हुआ है, मतलब एंटी क्या बताता है कि वो ऑपोजिट, एंटी मतलब बताता है कि ऑपोजिट है ना, मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब जो भी डिफरेंशिएशन है उसका ऑपोजिट है, और डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन, बात खत्म। तो अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मतलब कोई बोल रहा है एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का ऑपोजिट, डेरिवेशन का ऑपोजिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन निकालना है, खत्म कहानी। cos 2x का मुझे चाहिए इंटीग्रेशन, बताइए। देखो जब भी कुछ इस तरीके से हो ना, तो पहले ये बताइए cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है अपना sin x प्लस c, है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos x, है ना, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, और मैंने क्या कहा जब भी अपन किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक प्लस सी कांस्टेंट लगा देते हैं, है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos x, तो cos x का जब भी इंटीग्रेशन करोगे आपको sin x मिलेगा, है ना, प्लस सी। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, इसको बॉक्स में डाल लीजिए और इसमें 2-3 स्टार्स लगा दीजिए और इसको याद करना है ना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और जब भी cos x का इंटीग्रेशन करेंगे sin x और कांस्टेंट c लगा देना, ठीक है। तो अभी cos 2x का इंटीग्रेशन करना है अपन को, तो और मेरे को ये पता है cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, तो मैं ऐसे लिख दूँ sin 2x, और जब भी अपन यहाँ पे मतलब इस तरीके से दिखता है ना, तो इसको नीचे लाते हैं, 2 को नीचे लाते हैं, 2 प्लस और कांस्टेंट, एक जब भी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट तो ऐड करते ही करते हैं, ये तो मतलब नेचुरल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होता है ना, लेट्स से यहाँ 3 होता तो मैं 3 डिवाइड में ले आती, यहाँ 4 होता, जो भी n नंबर होता उसको मैं डिवाइड में ले आती, इस तरीके से। लेकिन हाँ जब यहाँ कोई वेरिएबल हो तो वो ऐसा नहीं कर सकते, ये सिर्फ कांस्टेंट के लिए है, कांस्टेंट जब होता है तो आप उसको नीचे ला सकते हैं। तो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, अभी और क्लियरिटी आ जाएगी। अभी करते हैं अपन थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। इसी तरीके से ये है 3x² प्लस 3x² 4x³ है ना, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है।
अब इंटीग्रेट करना है तो मैं इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x²। देखो अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ dx जरूर लिख देना है ना, नहीं तो dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। ये जो प्लस है इसको यहाँ पे ले आई, मतलब अलग अलग इनको dx यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड कर दिया, dx यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड कर दिया। मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ बाय कम्यूटेटिव लॉ से, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए, अब क्या है ना x, अब इसको आगे सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला देखते हैं। x⁴n जो होता है ना, उसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, n, मतलब ये जो n है वो आगे आ जाता है, x है ना, और इसमें से n एक माइनस हो जाता है, n-1 एक माइनस हो जाता है। तो आपको डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जब आपको ये फॉर्मूला याद हुआ होगा, आई होप सो, है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे इंटीग्रेशन करना है x⁴n का। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, n(x⁴n-1) का जब भी इंटीग्रेशन करूँगी तो मुझे x⁴n मिलेगा और एक कांस्टेंट कुछ मिलेगा c, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तब c आता है कांस्टेंट। तो मैं ये कह सकती हूँ ना, जब इसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो मुझे ये मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, है ना। तो अगर कुछ ऐसा है, लेकिन मुझे तो अभी चाहिए x⁴n का इंटीग्रेशन। बाकी आपको ये ना फॉर्मूले डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे जो मैं बताऊंगी, है ना। ये तो खैर ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ये तो डिफरेंशिएशन की, कि x⁴n का जो डिफरेंशिएशन होता है n(x⁴n-1) होता है। बाकी मैं इसको डिराइव करके बता रही हूँ कि x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, इसलिए। तो अब देखिए, आप इसमें n में बाहर ला सकती हूँ, x⁴n-1 होगा, है ना, इक्वल्स टू x⁴n प्लस c। ये मैं x कितना ऐसा लिख रही हूँ, है ना। अब मैं इस n को डिवाइड में भी लेके जा सकती हूँ। मुझे बेसिकली n x⁴n और x-1, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ये बताओ। ये टर्म जो है इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ x⁴n, अरे बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि जो a⁴, मान लो यहाँ पे कुछ है x⁴, मैं तो ऐसे चलती हूँ, x⁴a प्लस b है ना, तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक x⁴a और x⁴b। ये फॉर्मूला, ये भी ध्यान रखना। जो मैथमेटिक्स की जो ये बेसिक टर्म्स होती है ना, अगर आप इनको सॉल्व कर लो ना तो आप किसी भी डेरिवेशन तक पहुँच सकते हो और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो पता होनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आया x⁴n प्लस c कॉन्स्टेंट, है ना। अब मैं ये n भी डिवाइड कर सकती हूँ, यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया x⁴n, तो मुझे क्या मिला, x⁴n प्लस c। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार आप देख लीजिए, ये मतलब ये काम मैं बस आप ये समझ लीजिए कि ऐसा हुआ कैसे, वो बस मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी, है ना। n तो मैं नीचे ले आई ना, n तो मैं नीचे ले आई थी, ये वाला जो n है वही तो नीचे आया था, है ना। तो ये चीज़ है। अब मेरे को x⁴n का क्या करना है, इसके लिए तो फिर आपको मल्टीप्लाइड है ये, तो ऐसा मैं लिख तो सकती हूँ लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा इससे। मेरे को सॉल्व तो बेसिकली यही करना पड़ेगा, x⁴n प्लस c अपॉन n, और x⁴n का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा अगेन x⁴n। इंटीग्रेशन जो होता है बेसिकली क्या होता है ना, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, मैं इसको डिराइव भी नहीं कर पा रही हूँ लिटरली, प्लस सी, और ये फिर वही हो जाएगा। ओके, देखिए क्या होता है ना, x⁴n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x⁴n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस सी। मैं इसका डेरिवेशन मतलब सोच रही थी कि इसका डेरिवेशन करूं, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म है ना x⁴n-1, इसको अगेन फॉर्मूला चाहिए सॉल्व करने के लिए। वो होगा
कि मैं जस्ट लाइक एक्स रेज टू एन में फिर मतलब यहाँ पे n माइनस वन प्लस वन करूँगी और फिर n माइनस वन प्लस वन, मतलब अल्टीमेटली मैं लगाने तो यही वाला फार्मूला वाली हूँ। तो इससे तो कोई सेंस नहीं बनता कि आपको अल्टीमेटली लर्न तो यही फार्मूला करना है। तो इट्स ओके, आप उधर तक मत जाइए। तो बेसिकली बात ये है, जब d अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू एन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, और जो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है ना, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है वो होता है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, ये ऐसा होता है सो होता है दैट्स इट। ये फॉर्मूला है सो है ना, दैट्स इट। तो ठीक है, अपन कहाँ क्या क्वेश्चन कर रहे थे, अपन बैक टू क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा आगे भी जाके। तो ये था इक्वल्स टू, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी, लेकिन एक और चीज़ इसमें आप है ना, जस्ट लाइक ये जो मैंने बोला है ना, एक्स रेज टू एन का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। तो इसी तरीके से इसका जब एक्स रेज टू एन प्लस वन और एन प्लस वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक्स रेज टू एन प्लस सी आएगा, है ना। तो ये चीज़ तो आई होप आप ये कर पाएंगे जब अपन आई एम सॉरी, जब अपन इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना, तो यहाँ पे जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी आप अभी छोड़िए, ये भी छोड़िए, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ये याद कर लीजिए, ठीक है। एक्स रेज टू एन का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन एक्स प्लस वन, दैट्स इट, ख़त्म कहानी। और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, ठीक है। अपन यहाँ पे आते हैं, अपन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन की तो कहानी उड़ गई पूरी, दैट्स इट। यहाँ पे अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना, यहाँ तक ये चीज़ें हो गई थी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस क्वेश्चन को अगेन वापस लिख देती हूँ। बेसिकली मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी 3x² प्लस 4x³ dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना था। तो मैंने कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी से आपको बोला कि इसको ना मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इसको मेरे को ऐसा लिखने से कोई रोक नहीं सकता। इंटीग्रेशन को अलग अलग, मतलब पहले इसका इंटीग्रेशन कर दूँ फिर इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, मैं ऐसा काम कर सकती हूँ, ठीक है। फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जब भी जो कांस्टेंट होता है ना उसको मैं बाहर भी ला सकती हूँ। तो 3 कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ला सकती हूँ और x² dx लिख सकती हूँ। इसी तरीके से 4 होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x³ dx। और फिर मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, वो फॉर्मूले ये थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन होता है एन एक्स एन माइनस वन, और इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन होता है, ये एक्स के टर्म में हो रहा है ना, तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इक्वल्स टू सी। ये 2 चीज़ें होती है ना। तो मेरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, अब मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, है ना। मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, मैं यहाँ पे बात करती हूँ, है ना, एक्स स्क्वायर करना है। और मैंने क्या कहा, एक्स रेज टू एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ जो एन है वो 2 है, बेसिकली मुझे ये पता चल रहा है एन जो है वो 2 है। तो एक्स रेज टू 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज टू 3/3 होगा, एक्स रेज टू 3/3। क्या ये सेटिस्फाइड हो पा रहा है? कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो एन है ना वो 2 है, मुझे ये दिख रहा है ना। तो मैंने यहाँ 2 पुट कर दिया, 2 + 1 3, और यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया, तो मेरे को x³/3 मिल गया। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ 3x³/3 प्लस 4 है, 4 है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करना है मुझे, x³, अब मैं इसका कैसे लिख सकती हूँ, x³ dx का मुझे इंटीग्रेशन करना है, कैसे लिखूँ, मैंने क्या बोला, एक्स इसका जो इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स रेज टू एन प्लस वन 3+1 अपॉन 3+1, तो क्या मिलेगा, एक्स रेज टू 4/4। तो मुझे मिलेगा एक्स रेज टू 4/4 प्लस सी। 3 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, मुझे क्या मिलेगा लास्ट में, x³ प्लस x4 प्लस सी। ये मुझे मिल गया है। तो बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे अपन को।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब 1/x dx का इंटीग्रेशन करना है ना? कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ ध्यान रखना, जो 1/x है ना, उसमें आप ये वाला प्रोसेस नहीं लगा सकते कि x⁻n dx करोगे, x⁻−1 है ना, dx करोगे और फिर आगे सॉल्व करोगे, नहीं, है ना। x⁻n-1 का फिर x⁻n आपको पता है कि उसका इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c। आप इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो फिर कि n की वैल्यू -1 करके यहाँ पे आप ऐसा कर दो x⁻1+1 और फिर -1+1। ऐसा करोगे ना तो यहाँ पे अपन को x⁻0/0 मिलेगा, विच इज़ बेसिकली इन्फिनिटी। तो ये वाली प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है सिर्फ इसके लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है ना। तो इसमें एक अलग फॉर्मूला होता है 1/x, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगी, विच इज़ नॉट, मतलब आपको अनडिटर्मिनेंट मिलेगा इंटीग्रेशन में, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। तो इंटीग्रेशन dx है, तो जो इसका 1/x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log mod x। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, log mod x, और प्लस c तो लगाना ही है, कुछ कांस्टेंट भी होगा। तो ये होता है 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x प्लस c होता है। तो ये फॉर्मूला है, तो ये डायरेक्ट जिसका इंटीग्रेशन है 1/dx का इंटीग्रेशन है log x प्लस c। ठीक है, तो ये अपने आंसर्स हैं कुछ, है ना। अभी तक तो सारे आंसर्स अपने सही आए हैं, log x प्लस c हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ से, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे, है ना। तो एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें अपन को इंटीग्रेशन निकालना है x³ - 1 x² का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलो करते हैं। अरे ये कैसे इसका कैसे होगा, वो कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ x³ -1/x² और dx, लिख सकती हूँ ना ऐसा। तो देख लो, बस मैंने x² को इसके भी अलग लिख दिया, इसके भी अलग लिख लिया। तो जब भी इंटीग्रेशन हो तो उसको छोटे से छोटे फॉर्म में कोशिश करते हैं, तोड़ते तोड़ते थोड़ा सा, मतलब एक सिंपलर फॉर्म बनाने की कोशिश की जाती है। इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है। तो ठीक है, उसके बाद क्या मैं x²/x³ है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x, यहाँ तो ऊपर x लिख दूँ, है ना, एक ही x आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/x² और dx। ऐसा कर सकती हूँ ना, बिल्कुल कर सकती हूँ, बस कुछ ही तो नहीं किया, x² को ऐसा लिख दिया और ये सेम एज इट इज़ है। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx लिख सकती हूँ मैं। इसमें भी आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। और इसके बाद, है ना, इतना हो सकता है। उसी के बाद मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x dx था, क्या था, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, आई एम सॉरी, 1/x² dx था। ये टर्म आ चुका था अपने पास। कुछ नहीं किया, पहले मैंने इसको अलग अलग लिख दिया x² में, है ना। फिर इसमें x² हटाओगे तो x हो जाएगा -1/x², फिर इन दोनों को अलग लिख सकती हूँ, x dx माइनस 1/x² dx, है ना। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n जो होता है dx, मैं ये लिखना भूल जाती हूँ हर बार, x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये होता है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है ना। तो यहाँ तो लिखा हुआ है x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर यहाँ पे -2 है, dx है ना। तो यहाँ पे तो n की पावर 1, यहाँ तो n 1 है और यहाँ की -2 है।
तो लिखिए एक्स रेस टू एन 1, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1। कुछ नहीं, मैंने x को इंटीग्रेशन किया है, यहाँ पे n जो था 1 था, तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख दिया है। इसमें मतलब यही तो होती है, इसकी वैल्यू +c होती है, तो x की मैंने ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी है। नहीं चलेगा, समझ आ रहा है मुझे, नहीं चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, इसमें ना इसको इससे मैच करने की कोशिश कीजिए। इसको इससे मैच करोगे तो आपको पता चलेगा जो n है ना, यहाँ पे 1 है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ x, यहाँ पे क्या होता है, देखो x रेस टू n + 1 अपॉन n + 1 होता है ना। यहाँ पे मैं बस n की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x 1 + 1 अपॉन 1 + 1, वो हो जाएगा x²/2। तो इससे मुझे तो ये मिला x², इससे तो मुझे ये मिला माइनस, अब इसमें अगेन लगा दो x रेस टू माइनस n, माइनस वो सॉरी n, ये तो n है, n क्या है यहाँ पे, n क्या है -2, n + 1 अपॉन n + 1, ये चीज़ है। तो क्या मिला मुझे, x²/2 माइनस x -1 अपॉन -1, यही चीज़ मिली। और जब भी अपन किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो मैं एक कांस्टेंट लगा देती हूँ। तो ये क्या मिला मुझे, x²/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन x + c। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन, अभी मेरे को पता है थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बाद सब कुछ फ्लोलेसली चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। तो बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने, पहले इसका इंटीग्रेशन कर दिया और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पे जो n की वैल्यू पहले 1 हो गई और फिर इसमें n की वैल्यू -2 हो गई और कांस्टेंट एक c लगा दिया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर और चीज़ें क्लियर होंगी तो अब और सॉल्व कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² + 3 का dx। अपने पास ये वाला क्वेश्चन है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं अलग अलग इंटीग्रेशन करूँगी हमेशा। इसको dx लिख दूँ और इसमें इंटीग्रेशन 1.dx। क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है आप लोगों को? पहले इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ, मतलब dx इसमें मल्टीप्लाई कर दिया फिर इसमें कर दिया, दैट्स इट। और मुझे ये पता है x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1, यहाँ dx आप लगा लेना +c, ऐसा होता ही होता है। तो अब देखिए, अब मैच कराइए, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2/3, तो x⁻² + 1 फॉर्मूला लगा रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, 2/3 + 1 + 1। अब देखिए अगर मैं 1 को आप देखो ना, तो मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ, x0 = 1 होता है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। a⁻0 = 1 होता है, ये मैथ्स की बेसिक चीज़ें होती हैं, इनसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये x⁻0, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, x0 dx का इंटीग्रेशन है, बेसिकली मुझे ये सॉल्व करना है। तो ये x⁻0 की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, n = 0, तो 0 + 1 0 + 1 ऐसे सॉल्व कर दीजिए। तो मैं कर देती हूँ, ये तो देखिए, ये तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5/2 5/2, ये तो ऐसे मिलेगा। x⁻0 + 1 अपॉन n + 1 होता है, तो n 0 है, 0 + 1 और कांस्टेंट c लगाना ही लगाना होता है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस 2 को मैं ऊपर ले गई, x 5/2 अपॉन 5 प्लस x1, ये भी 1 हो गया नीचे, प्लस c, ये इसकी वैल्यू है। ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। बस एक फॉर्मूला याद रखना था, इसमें n की वैल्यूज़ पुट करनी थी अकॉर्डिंगली और क्वेश्चन सॉल्व। एक कांस्टेंट सी लगाना ही था, इंटीग्रेशन करना था, तो बस। तो ये चीज़ें हो गई हैं। ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करता है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है अपना, x 3/2
प्लस 2e⁻x माइनस 1/x का इंटीग्रेशन है dx। ये क्वेश्चन है तो मैं अगेन इसको ऐसे लिख सकती हूँ x⁻³ dx प्लस 2 कांस्टेंट वो बाहर ला के मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1/x dx का इंटीग्रेशन। देखिए इसमें क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाइड कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाइड कर दिया, कांस्टेंट को मैं बाहर ले सकती हूँ तो मैंने 2 को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के बाहर थोड़ा सा, है ना। माइनस 1/x dx इतना मैं ऐसे लिख सकती हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपसे। अब देखिए क्या होता है, x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1 होता है अपॉन n+1 होता है, ऐसा होता है। +2 बाहर आ जाता है। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, याद रख लेना। मैं यहाँ लिख देती हूँ e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x+c, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x+c होता है। तो 2e⁻x और ये 1/x का इंटीग्रेशन बात की थी अपन ने, क्या होता है log x, log mod x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो लगाते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं है, अभी तो थोड़े फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे x⁻n का इंटीग्रेशन हो गया x⁻n+1/n+1, e⁻x का इंटीग्रेशन हो गया e⁻x, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log mod x। तो बस इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा अपना x 5/2/5 2 प्लस 2e⁻x माइनस log mod x प्लस c। ये अपन को वैल्यू मिल जाएगी। अपन आंसर में इसमें क्या है ना, मैं बेसिकली आंसर भी चेक करती जा रही हूँ, कहीं अपन मिस्टेक ना कर दें तो अच्छा रहेगा। सेकंड क्वेश्चन का इसका आंसर ये है ना। और इसका आंसर ये हो ही गया। ठीक है, अपने आंसर सही हैं अभी तो। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसका आंसर 2/3 2/3+1। इसका आंसर थोड़ा मिस्टेक कर रहा है क्योंकि अपना आंसर तो ये आया है, ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला, हाँ यही हुआ ना x+c। 2+3 को आप करेंगे तो इसमें 5/3, हाँ सही तो है। सॉरी, इसमें मैंने क्या लिखा ना, ये जो 2/3+1 करेंगे तो कितना आएगा 5/3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3, बस कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी सही है ना, 3 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, जब आपने 2/3+1 किया होगा तो 5/3 आएगा, इधर भी 5/3 आएगा। इट्स ओके, इतना आप कर लेंगे एडजस्ट। ओके, थैंक यू। तो अभी इसमें अपन 7.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आगे भी अपन सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली थोड़ा सा मैं समझ पा रही हूँ कि बेस पे नहीं बना होगा अभी, थोड़ा सा मतलब बेस बनाने के लिए था कि थोड़ा सा जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको किस तरीके से देखना है। आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो इतनी स्पीड भी बढ़ाते जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।